चलो शुरू करते हैं क्लास। अभी पहले कुछ डाउट लेंगे तुम्हारे क्वेश्चंस के, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन है, आएगा फोर्स के क्वेश्चन है, असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2। तो पहले असाइनमेंट 1 का ले लेते हैं। असाइनमेंट 1 कौन सी थी, उसका क्वेश्चन नंबर बता सकते हो? असाइनमेंट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 है, तुम ये जगह बता सकते हो एक बार? क्वेश्चन 3 आई गेस ये क्वेश्चन है। मैं एक बार क्वेश्चन लिख के बताता हूँ तुमको क्या गिवन है। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस ईच 2 माइक्रोकूलम इंटरैक्ट विद थर्ड पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम है, ये बी 2 माइक्रोकूलम और ये थर्ड चार्ज सी 3 माइक्रोकूलम। ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है? ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 3 माइक्रोकूलम। इसका निकालना है डायरेक्शन और इसका निकालना है फोर्स इस पॉइंट पे, यानी सी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो निकालना है। और हमें वैल्यूज भी गिवन है कुछ ना कुछ। ये देख लो, ये 4 मीटर गिवन है, ये 3 मीटर गिवन है और ये 3 मीटर गिवन है। ये क्वेश्चन तुम लोगों ने करा, गुलीश और ऐश्वर्या? ये भी डाउट है इस पे निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? नेट फोर्स बाकी दोनों की वजह से निकाले। ये देखो डायरेक्शन तो ये बनेगी फोर्स ऑन सी टू ए, सही है? और ये फोर्स ऑन सी टू बी, ठीक है? अब एंगल नहीं पता, दिक्कत एंगल की आ रही है। तो एंगल की रही होगी ना दिक्कत, सिर्फ 37 होता है, एंगल की दिक्कत ही आ रही होगी। ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा बेसिकली, है ना? ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो एक देख लो, ये होता है हमारा। ये शायद तुम्हें ऐश्वर्या मैंने बता दिया था 11th वाले में, बताया था मैंने या नहीं? अभी हम कुछ फोर्स लॉ ऑफ मोशन कर रहे थे, उसमें बताया था, उसमें आया था क्वेश्चन था ये। अगर एंगल 37 डिग्री है, पहले समझ लो, गुलीशा लिखो मत, देख लो एक बार। 37 डिग्री एंगल है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है। इसमें लिख देते हैं हम साइन 37 होता है, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5 और tan 37 होता है 3/4। यही अगर एंगल 53 ना हो, सॉरी 37 ना हो, 53 हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है दोनों। कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब होता है दोनों का सम 90, है ना? तो ये वैल्यूज लर्न कर लो। वैसे साइन तो पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो वही बनाया मैंने। इसमें वैल्यूज उल्टी हो जाती है, ये 4 हो जाते हैं, ये 3 हो जाता है और ये 5 हो जाती है, तो 5 रहता ही है। तो साइन 53 जो होता है वो होता है 4/5, जो वहां पर cos 37 है। साइन 53 की वैल्यू cos 37 वाली आ जाती है, और cos 53 की वैल्यू जो वहां पर साइन 37 की वैल्यू है, और tan 53 की वैल्यू ऑपोजिट हो जाती है 4/3, ठीक है? ये लर्न कर लेना। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, देखो ध्यान से। इसको मैं रिजॉल्व करूंगा, मैं रिजॉल्व कर रहा हूं इसको, इस बार मैं रिजॉल्व कर रहा हूं। ये एंगल कितना बन जाएगा? 37। ये एंगल कितना बन जाएगा? 37, वर्टिकली ऑपोजिट। तो ये बन जाएगा FCB cos 37। इस बार मैं वो वाले तरीके से नहीं कर रहा, ठीक है? तो ये एंगल कितना बन रहा है तुम्हारा? अगर तुम्हारा उस टाइम पे, अगर तुम वो चाहते हो रूट a² + b² + 2ab cos थीटा वाला चाहते हो, तो तुम्हें पूरा एंगल चाहिए होगा। कितना बन रहा है तो वो तो पता नहीं ना, या तो उसकी वैल्यू ढूंढो क्या है। हाँ 74 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? नहीं होता सब कुछ ही है, होते तो सारे एंगल्स है, पर वैल्यू नहीं पता ना तुम्हें। अब तुम लोगों को सर वैल्यू तो 37 53 की मिल पाई, तो बहुत कॉमन होती है, ये बहुत ज्यादा काम आती है। 37 53 तो लर्न करना ही होते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉमन है। हाँ तो नहीं पता, तो इसलिए तो मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ मैं रिजॉल्व, मुझे भी नहीं पता। सिंपल सी बात। क्या करेंगे? FCB cos 37, FCB sin 37 और इसका FCA cos 37 और FCA। अब कर लोगे? अब ये वाला माइनस ये वाला FY आ गया, ये लो दोनों ऐड, FX आ गया, FX वाला आएगा, FY वाला मुझे लगता है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिकॉज़ सेम चार्जेस है, डिस्टेंस भी सेम ही बन रहा है इसलिए, ठीक है? डिस्टेंस कौन सा लेंगे? CA में डिस्टेंस ले लेंगे और BC में डिस्टेंस ये वाला लेंगे, सेम डिस्टेंस है, चार्जेस भी सेम है। नहीं तुम इतना लिख सकते हो, सब कुछ सेम है इसलिए कैंसिल हो गया, बस खत्म। वरना तुम डायरेक्टली कैंसिल भी कर दो तब भी कोई माने पूछेगा नहीं। तुम 12th क्लास के बच्चे हो, ऐसा कुछ नहीं, उनको नहीं आता, जो चेक करो उसको भी आता है। इतना एक्सप्लेन जो करते थे 9th 10th करते हैं, इसके अलावा एक्सप्लेनेशन नहीं होती, वो कॉमन सेंस होता है।
जैसे अभी हम मैथ्स में या फिर फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, तो जिसके अंदर हमारा आएगा मैथ्स का टॉपिक, वो आता है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो तुम उसमें डायरेक्टली लिख दोगे ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव नहीं करोगे कि ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए। वो तो कॉमन सेंस, जो भी 9th 10th का चीजें यूज हो रही होती है 11th 12th की फिजिक्स में, वो कॉमन सेंस मानी जाती है। फिर अब कर लोगे क्वेश्चन आगे का पार्ट तो या नहीं, बताओ सब अच्छा कर लोगे। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6 था ना। हाँ, अब क्वेश्चन 6 है, ये पेज 1.33 है। तो देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए P पॉइंट पे, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट यहाँ पर गिवन है, तुम देख सकते हो सेंटर पे गिवन है। हाँ, तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या बनेगा, टेस्ट चार्ज। B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ऐसे आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। C की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C। और A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। ठीक है, क्लियर हो गया। ये C और A तो कट जाएगा, नहीं लगता है ना, सिर्फ E भी आ रहा है। नहीं दे नहीं रखा इक्वल डिस्टेंस, नहीं, लेकिन ये अगर तुम्हें कुछ गिवन नहीं तो तुम इसको पी को मिड पॉइंट ही मानो। फिर कुछ गिवन नहीं तो कुछ नहीं मानना तो मानना पड़ता है फिर इसमें। वैसे कुछ में गिवन होना चाहिए था, बट ठीक है, ऐसे में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है। रेफरेंस बुक सब कुछ हमेशा अच्छी नहीं होती कि सब बहुत ही अच्छा हो। तो ये पी पॉइंट को मिड पॉइंट मानने को, तो ये डिस्टेंस और डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, खत्म कहानी। अब ए बी की वैल्यू निकाल लो बस, और क्या, के क्यू बी का चार्ज और बीपी का डिस्टेंस। हाँ वो तो गिवन ही है, मतलब गिवन कुछ भी नहीं है, पर मानेंगे ही। तो ये डिस्टेंस निकाल लोगे, ये गिवन है, ये डिस्टेंस निकाल लोगे। 45 एंगल मानना पड़ेगा इसका भी, ये 90 डिग्री एंगल मानना पड़ेगा। ट्रिको से निकाल लो, कैसे, देखो गुलिशा, ये 45 एंगल, ये 90 डिग्री एंगल, ये बी, ये पी, ये सी। अब ये गिवन है हमें ए, ये है हमारी हाइपोटेनस, और ये निकालना है, ये क्या है हमारा बेस। तो बेस बाय हाइपोटेनस क्या होता है, cos 45। तो बेस कितना आ गया, a बाय रूट 2, यानी यहाँ पर बेस कितना है, बीपी। बीपी की वैल्यू कितनी आ गई, a बाय रूट 2, तो a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब चेक करो आंसर क्या है, यही आ रहा है सेम। ये दोनों लिख लेना, आपको टॉपिक करे आके। हाँ तो आ जाएगा ना स्क्वायर 2, रूट 2 का होल स्क्वायर 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अभी लिखना बाद में, पहले समझ लो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने करा था टॉपिक, याद होगा, एक रिंग के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक चल रहा था, और उसमें हमने रिंग के अंदर हमने निकाल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल इज कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस। अभी लिखना बाद में, नोट्स आ जाए, सब बनाना, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अगर मैं ले लूं और वो अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं, जैसे ये चार्ज मान लो माइनस चार्ज, ये चार्ज प्लस चार्ज, और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दूं। स्मॉल डिस्टेंस यहाँ पर मैंने 2m माना, क्यों माना बताऊंगा अभी आगे। स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दी, ये पूरा सिस्टम होता है डायपोल का। डायपोल देखा जाए तो तुमने हमेशा पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में 11th क्लास की, कैसे ये H2O मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूल बनता है वो इस तरीके से बनता है, राइट। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज है, डेल्टा नेगेटिव बोलते थे, डेल्टा पॉजिटिव बोलते थे। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें मोर एफिनिटी है नेगेटिव की, ये नेगेटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है एज कंपेयर टू वो। समझ आ गया, क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो इसमें ये अल्टीमेटली देखा जाए तो पॉइंट है, पॉइंट चार्जेस है, तो इसी को बोलते डायपोल आ रहा है। डायपोल की वजह से तो ये डिस्टॉर्टेड बनता था, है ना, क्योंकि ऊपर लोन पेयर है ना अपने, तो लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड बना, लोन पेयर ही तो इसको नेगेटिव बना रहे हैं, ठीक है। अब जबकि मैं एक और मॉलिक्यूल दूं CO2, तो यहां पर डेल्टा नेगेटिव, यहां पर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स कट जाता था, तो इसमें डायपोल मूवमेंट 0 है। केमिस्ट्री में हम डायपोल मूवमेंट बोलते थे P से, म्यू से डिनोट करते थे, यहाँ पर डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है,
नेट डायपोल मूवमेंट रहती है, डायरेक्शन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर नेट डायपोल मूवमेंट कितनी है, 0। ये केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा हुआ है टॉपिक, म्यू होता था डायपोल मूवमेंट, 11th में पढ़ते थे। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट, पहले पढ़ते हैं डायपोल क्या होता है। डायपोल क्या है वो तो तुम्हें केमिस्ट्री में भी दिख रहा है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस, स्मॉल चार्जेस होते हैं, डिस्टेंस भी स्मॉल होता है, चार्जेस भी स्मॉल है, डिस्टेंस भी स्मॉल है, तो इस पूरी कॉन्फिगरेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल की निकलती है डायपोल मूवमेंट, आ रहा है समझ, बताओ गुलीशा। डायपोल मूवमेंट जो हम फिजिक्स में डिफाइन करते हैं उसको करते हैं पी से, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं हम, क्योंकि उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है डायपोल मूवमेंट की, हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की। नेगेटिव चार्ज से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज के अंदर जा रही है, ये उल्टी डायरेक्शन लेते हैं इसमें। डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, समझ आएगा, याद रहेगा, क्लियर है ये चीज। डायपोल मूवमेंट किससे डिनोट करते हैं, पी से, और वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर एरो आएगा, पी ऊपर एरो, ठीक है। अब आता है डायपोल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। अभी तक हम जितने भी टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पर सुनो ध्यान से, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज निकाली थी, ये पॉइंट चार्ज है और हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं टेस्ट चार्ज मानते हैं, उसका कोई लेना देना होता नहीं है। तो ये जो पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाली थी, याद आ रहा है, ठीक है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अलावा और किससे निकाली, पॉइंट चार्ज की वजह से निकाली, और हमने निकाला रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तुम बोलो तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, जैसे ट्रायंगल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं सेंट्रोइड पे, तो हम अल्टीमेटली पॉइंट चार्जेस की वजह से तो निकाल रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा था ट्रायंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, कोई भी टॉपिक मान लो, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाला। फिर हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ड्यू टू अ रिंग एट अ पॉइंट। अब हम किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ड्यू टू डायपोल। यानी अगर ये डायपोल तो हमें गिवन है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, अब इसकी वजह से हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इसकी वजह से, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है, ये करने वाले। हाँ, स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल होता है, डिस्टेंस समझ लो माइक्रो में होता है, इनफैक्ट इतना स्मॉल होता है, क्योंकि तुम ये चीज नोटिस कर रहे हो ना, हाँ कन्वर्ट करते हैं ना मीटर में, तो ऐसे हम करेंगे, तुम्हें पता होगा जब ये H2 मॉलिक्यूल बनता है तो इनके डिस्टेंसेस भी तो बहुत कम होते हैं, माइक्रो में होते हैं। एटम से डिस्टेंसेस तो माइक्रो में ही है, इनफैक्ट एटम के न्यूक्लियस डिस्टेंसेस तो पीको में चले जाते हैं, पीको मतलब 10⁻12 -15 फर्मी में चले जाते हैं, तो माइक्रो में डिस्टेंस लेवल रहते हैं, ठीक है। हाँ लिख लेना अभी, तो अभी 2 डेरिवेशन है, करवा दूं साथ में, फिर एक साथ लिख लेना, मेरी तरफ से एटलीस्ट टॉपिक हो जाएगा ना डेरिवेशंस का। आज हमें क्या करना है, डायपोल, तुम्हें समझ आ गया डायपोल फील्ड क्या होती है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। और इतना भी तुम्हें पता लग चुका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो R² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये पॉइंट चार्ज के लिए होते हैं। चलो ये बाद में बताऊंगा, अभी तो बताया नहीं ना, ठीक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, यानी डायपोल की एक्सिस पे एक पॉइंट ले लिया। डायपोल की एक्सिस क्या हुई, ये डायपोल है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये डायपोल का सेंटर होता है, इसके एक्सिस पे एक पॉइंट ले रहे हैं, राइट साइड पे ले लो या लेफ्ट साइड पे ले लो, तुम्हारी मर्जी है। एक्सिस मतलब उसी लाइन पे, उसी लाइन के बाहर कहीं भी, लेफ्ट या राइट तुम्हारी मर्जी है। सो इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल, यानी डायपोल की एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे, फिर एक टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब हमें ये भी पता है ना कि जब भी हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो सोर्स चार्ज की वजह से निकालते हैं, राइट। तो ये टेस्ट चार्ज है, इसका सोर्स चार्ज कौन है, ये दोनों सोर्स चार्ज है, ठीक है। अब ए की वजह से कहां जाएगा, ये ए की वजह से ये कहां जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कहां जाएगा, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए। बी की वजह से कहां जाएगा, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी की वैल्यू ज्यादा बड़ी बनाई है, बताओ क्यों, डिस्टेंस छोटा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो डिस्टेंस होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे कितना आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ए होगा, बिकॉज बी बड़ा है ना, ठीक है, खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला बताओ, के बी का चार्ज
और बी का डिस्टेंस, बी का डिस्टेंस लेके, डिस्टेंस तो जिस पॉइंट से निकाल रहे हो उसका डिस्टेंस लेते हैं, कहां तक, टेस्ट चार्ज तक का। तो बी ए का डिस्टेंस, बीपी का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, बीपी का, क्योंकि हम बी से ये ईबी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से आ रही है, किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, पी पे, तो डिस्टेंस तो बीपी का होना चाहिए ना। अब सुनो, हम डिस्टेंस ऐसे लिखते हैं, ये पूरा 2a है, ये मान लिया हमने सेंटर से डिस्टेंस इसका r। एक और चीज याद करना है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो हम डिस्टेंस मारते हैं r। कैसे? पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो डिस्टेंस मानते थे इसके बीच का r। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो हमने डिस्टेंस कौन सा r माना था, ये वाला डिस्टेंस r माना था। अब तुम लगेगा सर ये वाला डिस्टेंस तो वो था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, हाँ इसको r लेते हैं। जब भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका डिस्टेंस जहां से निकाल रहे हैं वहां से हमेशा r मानेंगे, हमेशा r। यहाँ पर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो किसकी वजह से निकाल रहे थे, रिंग की वजह से। तो रिंग ये है, ये तो हॉलो है, रिंग तो ऊपर नीचे है ना, तो ये वाला डिस्टेंस r, ये वाला डिस्टेंस r। अब यहां पर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं किसकी वजह से, पूरे डायपोल की वजह से। तो मैं डिस्टेंस r किसका मानूं, a का मानूं या b का मानूं? मैंने r सेंटर का ही मान लिया, मतलब मैंने a का भी r नहीं माना, मैंने b का भी r नहीं माना, मैंने दोनों का बीच का मान लिया। देखा जाए तो हम इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पे, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पे, तो किसका मानूं, इसका मानूं r, इसका मानूं r, तो सेंटर से ही मान लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ बीपी की वैल्यू क्या आएगी फिर? ये समझ आया गुलीशा तुम्हें कैसे वो r माइनस है बीपी की वैल्यू? ये पूरा r है, ये पूरा कितना है, ये a हो गया, ये कितना है a। तो देखो गुलीशा r माइनस है, ठीक है, और इसकी वैल्यू AP की r प्लस a। समझ आया? बताओ ये देखो कैसे है गुलीशा, ये r है प्लस a, ठीक है। तभी हम इसको 2a मानते हैं, ये रीजन है 2a मानने का, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर तुम a मानते डिस्टेंस तो a/2 करना पड़ता है, बस और कोई रीजन नहीं है। तुम चाहो तो a भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एक और चीज बताया था, यहाँ बताने रह गया। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, वो सेम फॉर्मूला इसमें भी होता था, केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट का सिंबल क्या मानते थे, म्यू। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ either charge, it is a product of either charge and distance। तो कोई भी चार्ज ले लो और डिस्टेंस, either चार्ज लो, दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, चार्ज की वैल्यू तो सेम ही है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और डिस्टेंस। और नेगेटिव तो यहाँ पुट नहीं करते बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी में नेगेटिव फॉर्मूले में पुट नहीं होता। समझ आ गया, डिस्टेंस 2 है। कोई डाउट अभी तक? तो EB का क्या आंसर आ जाएगा, KQ अपॉन BP का स्क्वायर है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, चलो तुम्हारे लिए पहले BP का स्क्वायर यहाँ पर, फिर KQ अपॉन AP का स्क्वायर। तो KQ, BP कितना है, r माइनस a का होल स्क्वायर, और ये r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट की, हाँ डायपोल में हमेशा इक्वल होते हैं। अब यहां पर देखो एलसीएम क्या लिया जाएगा, एलसीएम में तुम्हारा देगा r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ये हो सकता है a माइनस बी, ये क्या है, a माइनस बी, और ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, r का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ आया, ये चीज समझ आई गुलीशा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई डाउट है तो वहीं पर रुक देना मुझे कैलकुलेशन में गुलीशा, तुमसे बार बार पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। फोर आ रही बच गया, हाँ वही तो मैं बता रहा हूं, कहीं अटक जाओ तो बता दो मुझे। कोई डाउट है तुम्हें अभी तक? वैसे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अगर इसका भी स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर तो मिल सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अंदर में एंटी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, आपको डाउट? तो एक्सेल का क्या आंसर आ गया, के क्यू 4RA अपॉन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का खोलेंगे नहीं, हाँ एक और चीज आया तो खोलेंगे डिनोमिनेटर, अभी नहीं खोलेंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में कितनी भी बड़ी वैल्यू आए, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आए या फिर मैग्नेटिक चैप्टर में आए, डिनोमिनेटर मत खोला करो। मैथ्स में भी बता रहा हूँ, मैथ्स में भी ऐसी सिचुएशन है कि डिनोमिनेटर मत खोलना, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में आएगी, सेम सिचुएशन आएगी। अब सुनो, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, 2a इंटू क्यू। तो ऊपर हम बना सकते हैं 4a को ले सकता हूं मैं 2a इंटू 2, 4 को ले सकता हूं 2 इंटू 2। बताओ, डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला डालूंगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायपोल मूवमेंट से हम कंपैरिजन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में डायपोल मूवमेंट की वैल्यू डालेंगे। बस क्या करा मैंने, कंडीशन 2 इंटू 2 लिखा। अब 2 इंटू क्यू ये किसका फॉर्मूला होता है, डायपोल मूवमेंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का के 2k p अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर आर भी आ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पुट करेंगे, एज्यूम करेंगे भाई सेम केस, लेट आर बी ग्रेटर 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 देन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट लाइज फार अवे, जैसे याद है लास्ट क्लास में करा था, अगर P बहुत दूर चला जाएगा तो R बढ़ेगा ना। देखो ध्यान से, P अगर बहुत दूर चला जाता है, P अगर बहुत दूर चला जाता है तो ये A डिस्टेंस वैसे ही छोटा था और छोटा लगेगा उसके कंपैरिजन में, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर R और A कंपैरिजन हो रहे हैं, प्लस माइनस में कर सकते हैं, तो ये A को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, तो R की पावर 4 बन जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का कितना आ गया, 2kp, ठीक है, 2kp बाय r क्यूब। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो, जब हम पॉइंट चार्जेस की बात करते हैं, जो मैं लिख रहा था पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, r स्क्वायर से। जब हम डायपोल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो r क्यूब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो क्यूब भी तो आ रहा है, देखो क्लियर हुआ आता या नहीं, कोई डाउट है? अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ये स्कूल में किसी ये टॉपिक हो गया, स्कूल में नहीं हुआ? तुम्हारा तो आगे चल रहा है, तुम्हारा स्कूल में कितना हुआ था वैसे? ठीक है, नहीं हुआ ना अभी? तुम्हारा टॉपिक का नाम बताओ, क्या चल रहा है स्कूल में? ठीक है, हमारा तो इसके बाद तो हमारा अभी हाफ ही हुआ है, अभी तो बच्चा है। हाँ, तो लास्ट टॉपिक है ऑलमोस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था? जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे निकालते क्या मानते हैं, टेस्ट चार्ज, और डिस्टेंस क्या मानते हैं उसका, तो ये डिस्टेंस आर मानना पड़ेगा इस बार। बताओ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, ए की वजह से पी पे क्या आएगा, ऐसे जाएगा, बताओ, अट्रैक्ट करेगा ना। बताओ, समझ आ रही है गुनिशा? बताओ, इसकी वजह से ये जहां जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पी, तो क्या डायरेक्ट कर दे या रिजॉल्व करो? डायरेक्ट कर दे, रिजॉल्व करो, चलो रिजॉल्व कर देते हैं। पहले तो इस ब्लू वाले को रिजॉल्व करते हैं, ये थीटा मान लेते हैं ना, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। आया समझ? थीटा कैसे बन रहा है, आया समझ? ये अल्टरनेट इंटीरियर से हुआ, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हुआ, ये दोनों को थीटा माना बिकॉज ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वही जो कॉमन सेंस वाली चीज है ना, वो कॉमन सेंस ही मानते हैं। तुम लिखोगे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, नहीं, तुम बताओगे कि ये दोनों साइड्स इक्वल बन रही है, नहीं लिखना। 9th 10th की मैथ्स कॉमन सेंस चलते हैं, मिड पॉइंट है
तो ये सारी चीजें कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, ऐसे उस क्वेश्चन में भी तुम कॉमन सेंस में लगाया कि पी मिड पॉइंट था जो हमने अभी क्वेश्चन करा। बीच का एंगल 2 थीटा हो जाएगा, जो भी थीटा की वैल्यू होगी। थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, क्या होता है, कॉस थीटा चाहिए होता है। डायरेक्ट में कौन सा क्या चाहिए होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू बताओ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, बताओ। बेस हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कहां से आया, ए स्क्वायर आर स्क्वायर रूट पाइथागोरस, इसकी वैल्यू क्या बन गई, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, इसकी वही बन जाएगी। बताओ डन, कोई डाउट, क्लियर है या नहीं। तो cos 2 थीटा कैसे निकालोगे फिर, डबल एंगल नहीं होता, cos 2 थीटा इज नॉट द डबल एंगल, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या लगाओगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर रिजॉल्व कर लो, ज्यादा बेटर है। अब कैसे पता लगेगा रिजॉल्व करने के अंदर, अपने आप सोचना है ना, उसमें कुछ सोचना नहीं है कि तुम्हें कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन देख के पता लगेगा। यहाँ पर रिजॉल्व करना बेटर लग रहा है मुझे। मैंने अभी किसको रिजॉल्व करा है, अभी ब्लू वाले को रिजॉल्व करा है ना, ईबी को रिजॉल्व करा है। ये क्या आएगा, ईबी साइन थीटा, ईबी। अभी जब ये नोट्स लिख रहे होगे ना, तो लिखते टाइम को डाउट होगा बता देना, ठीक है। ये cos थीटा, ये sin थीटा, क्या कट जाएंगे दोनों, बताओ। y वाले इसलिए कट रहा है क्योंकि सेम है, और x वाले में क्या आ रहा है, EB cos थीटा प्लस EA cos थीटा, और ये दोनों सेम है, तो 2EA या फिर 2EB cos थीटा ले लो। सेम क्यों है, बिकॉज सेम को सबको सेम चल रहा है। फॉर्मूला क्या है, 2KQ अपॉन डिस्टेंस कौन सा लेंगे, तो सेम ही होगा ईबी और ईबी की वैल्यू। खुद बताओ क्या सेम नहीं होगी, सोचो ना। ईबी की वैल्यू क्या होगी, तुम पहले ईबी की वैल्यू निकालो, क्या होगी बताओ, सिर्फ ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से, के क्यू, और डिस्टेंस कौन सा लेंगे, बी का डिस्टेंस यहां से कितना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, और ये की भी सेम आएगी। इसी वजह से तो ई वाई भी जीरो बना, वरना ई वाई की जीरो बना, वो भी तो ईबी है, यहाँ पर भी तो ई है, इसलिए तो जीरो बना। सेम नहीं होता तो जीरो नहीं बनता। तो 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और रूट हट जाएगा, और cos थीटा क्या है, a अपॉन रूट ऑफ, अब ये कल वाला हो जाएगा, कुछ याद है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर, कल वाला याद है ना। अब इसमें भी वही चीज लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2 है ना। और ये एक चीज गलत आ रही है यहाँ पर, और भी तो आ रहा है कुछ, हाँ ये ए भी तो आ रहा था, ए नहीं लिखा मैंने, है ना, ए भी आ रहा है। ये 2QA किसका फॉर्मूला होता है, डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट को तुम डायपोल भी बोल सकते हो। अब इसमें भी वही केस लेंगे, क्या केस लेंगे कि R ग्रेटर देन A, तो ये हट जाएगा, R की पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहां से एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट का, जो एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है डायपोल की वजह से, ये हट जाएगा ना, फिर 2 से 2 कटा 3 आ गया, ठीक है। जो एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डबल है इक्वेटोरियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड से, बताओ है नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था, 2kp/r3, इसका फॉर्मूला 2 × kp/r3, ये तो आ रहा है। एक्सियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है इक्वेटोरियल से। क्या पढ़ा आज अपने, शुरू से देखो। ये क्वेश्चन करा को डाउट, पक्का श्योर। इस क्वेश्चन डाउट ही 3753 का था, और कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन कंप्लीट करोगे पूरा ये वाला, इस क्वेश्चन में डाउट, ये तो कंप्लीट हो चुका है पूरा। इसको अब ये टॉपिक चल रहा है डायपोल। डायपोल क्या होता है, 2 इक्वल ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और डायपोल तुम नया टॉपिक नहीं है, डायपोल तुमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में। मैं भी करवाए तो, हाँ बताओ। हाँ ये बीच में भी आ सकता है, साइड में भी आ सकता है, दोनों आ सकता है। हाँ
हाँ वो तो होता ही है टेस्ट चार्ज। वो एक डायरेक्शन में तो तब बाहर लेना पड़ेगा, सिर्फ बाहर ही आएगा, तब सिर्फ बाहर आएगा। हाँ डायरेक्शन अलग लगेगी, नहीं ऑपोजिट डायरेक्शन हो तभी इक्विलिब्रियम हो सकता है। ठीक है, बताओ कोई डाउट इसके अंदर? ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया। ठीक है, डायपोल की डायरेक्शन बताती मैंने, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फिर हमने क्या पढ़ा, डायपोल की वजह से फील्ड क्या होती है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है डायपोल की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पढ़नी है, वैसे डायरेक्शन अभी अच्छे से पढ़नी है। अभी हमने एक ही टाइप पढ़ा है कि पॉजिटिव से बाहर जाती है, नेगेटिव के अंदर जाती है। तो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या, नेगेटिव से बाहर जा रही है, पॉजिटिव के अंदर जा रही है, चार्ज उल्टा चल रहा है। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, बहुत इजी डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन 3 मार्क की आती है, इनमें से कोई एक आएगी डेरिवेशन, एक्सियल की या फिर इक्वेटोरियल की, कोई भी एक आती है। बाद में क्या पता लगा कि जो इक्वेटोरियल का है वो हाफ है, एक्सियल का है जो डबल है। क्या चीज, ये डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है हमारी एक्सियल की वजह से। इसमें कोई डाउट? इसमें क्या डाउट? नहीं, मैंने ये बोला कि सारी ये एक्सियल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, एक्सियल पॉइंट की वजह से, है ना। और ये पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से आर क्यूब होता है। दोनों केस में डायपोल की वजह से आर क्यूब भी आ रहा है, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो इक्वेटोरियल हो, रिलेशन आर क्यूब भी आ रहा था। बट एक्सियल और इक्वेटोरियल का फर्क क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल का फर्क यही है कि इक्वेटोरियल में हाफ होती है, एक्सियल में डबल होती है, और इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट है। अब एक और चीज, जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, अगर एक्सियल वाला पार्ट हो तो एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल थीटा हो गया। अगर एक्सियल वाला होता है एंगल कितना बन रहा है, 0। ये थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा एंगल है डायपोल मूवमेंट, ये डायपोल मूवमेंट है ना, और ये क्या है, आर, पोजीशन वेक्टर। थीटा एंगल है आर और डायपोल मूवमेंट के बीच का। अगर मैं पी पॉइंट को एक्सियल मानता हूं तो थीटा हो जाता है 0, अगर पी पॉइंट को मैं मानता हूं इक्वेटोरियल, थीटा हो जाता है 90। ये पी क्या हो गया, जनरल पॉइंट। इसकी डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखवा दूंगा, एंट्रेंस का टॉपिक है ये। तुम्हें क्या बता, डेरिवेशन सीबीएसई में तो है नहीं ना, और एंट्रेंस में वैसे भी डेरिवेशन तो है नहीं सीबीएसई में डेरिवेशन है ही नहीं इसकी। एंट्रेंस में इसका फॉर्मूला क्या आ सकता है, वो भी एडवांस का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला तुमने देखा क्या है, KP/R3, यही फॉर्मूला। देखो एक बार गुरीशा, इक्वेटोरियल में ये आ रहा है, एक्सियल में 2 आ रहा है, तो वो 2 कैसे आया? आगे होता है एंगल और कुछ और रिलेशन। तो जो एंगल और रिलेशन है ना, उसका फॉर्मूला बनता है जनरल वाला। तो तुम पुट कर दोगे वैल्यू, अपने आप तुम्हारा एक्सियल का भी आंसर आ जाएगा, इक्वेटोरियल का भी आ जाएगा। बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, पहले तुम लिखना स्टार्ट कर दो, फिर फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? नहीं, और भी आता है, सिर्फ प्लस में सिर्फ कॉस्ट नहीं आता, और भी 2-3 चीजें हैं फॉर्मूले में।